हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आपका हमारे यूज कार सीरीज सेकंड हैंड सवारी के आखिरी एपिसोड के अंदर, जहां आज मैं आपसे बात करूंगा पिछले 5 वीडियोस किन लोगों को नहीं देखनी चाहिए, यानी किन लोगों को अपना पैसा सिर्फ नई गाड़ियों के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरा नाम है गगनप्रीत सिंह, आप लोग देख रहे हैं स्पेयर व्हील एंड लेट्स बिगिन। आगे बढ़ने से पहले उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने पिछले 5 एपिसोड को अपना प्यार दिया है। अगर आप पुरानी गाड़ियों के शौकीन हैं और गलती से इस वीडियो के ऊपर आ गए हैं तो पिछले 5 वीडियोस को जरूर देखें। मुझे पूरी उम्मीद है, मैं पूरे भरोसे के साथ आपको कह रहा हूँ कि इंडिया के अंदर आपको और कोई वीडियो के अंदर इतनी नॉलेज नहीं मिलेगी जितनी आपको पिछले 5 वीडियोस के अंदर मिलेगी। हम बात करते हैं उन लोगों की जिनको अपना पैसा सिर्फ नई गाड़ियों के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं टेंशन फ्री रहने वाले लोग। ये वो लोग हैं जिनका पैसे का बहुत ज्यादा इशू नहीं है, कम भी हो सकता है, पैसा ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये सिरदर्दी नहीं ले सकते। मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था, अगर आप एक यूज कार लेने जा रहे हो तो कोशिश करो आप अपना एक मैकेनिक साथ में लेकर जाओ। लेकिन सोचो कुछ ऐसे लोग भी होंगे ना जिनको वो मैकेनिक ही नहीं मिला। तो अगर आप यूज गाड़ी देखने के लिए मैकेनिक नहीं ढूंढ सकते तो भाई साहब कल को सर्विस के लिए मैकेनिक कहां से ढूंढोगे बार बार, राइट। जो लोग सिरदर्दी नहीं ले सकते किसी भी चीज की, पार्ट कहाँ मिलेगा, इसका मैकेनिक में कहां से ढूंढूं, इसमें सर्विस में अब क्या क्या होना है, जो लोग इन चीजों की टेंशन नहीं ले सकते, जस्ट गेट अ यूज कार, जस्ट गेट अ यूज कार। बिकॉज जो पीस ऑफ माइंड आप पाना चाहते हो वो आपको शायद पुरानी गाड़ी के साथ नहीं मिलेगा, ये आपको नई गाड़ी के रूप में अफोर्ड करना पड़ेगा। तो टेंशन फ्री रहने वाले लोगों के लिए न्यू कार इज अ बेटर ऑप्शन। दूसरी कैटेगरी आ जाती है कमजोर दिल के लोग, एंड ये कैटेगरी शायद आपको पहली कैटेगरी के जैसी लगेगी सुनने में, बट यहाँ बीच में एक बहुत बारीक लाइन है। टेंशन फ्री रहने वाले लोगों को ज्यादा चीजों का पता ही नहीं होता, वो टेंशन लेना भी नहीं चाहते और ले भी नहीं पाते। लेकिन कमजोर दिल के लोग होते हैं जो डरते हैं अंदर से, भाई अगर मैं ये चीज ले लूंगा कहीं ये खराब ना हो जाए, भाई इसका कोई दिक्कत ना आ जाए, भाई इसका मैकेनिक नहीं मिला तो, भाई इसका सामान नहीं मिला तो। दिस इज नॉट टेंशन जो कहां से ढूंढूं, कहां मिलेगा पता नहीं चल रहा मुझे कुछ भी, ये डर है अंदर, भाई इसका सामान तो मिलेगा ही नहीं, ये तो कंपनी भाग गई देश छोड़ के। अरे ऐसे नहीं होता। और अगर आपका ऐसा कोई दोस्त है या आप खुद ऐसी विचारधारा रखते हैं तो आप थोड़ा सा बजट बढ़ा के और अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम करके, यानी अगर आप एक बड़े सेगमेंट की गाड़ी पसंद करते हैं तो मे भी थोड़ा सा नीचे आकर आप एक नई गाड़ी ले लीजिए। क्योंकि शायद आप आज मेरा वीडियो देखकर या किसी दोस्त की सलाह मान के पुरानी गाड़ी ले लेंगे, लेकिन कल को उसमें कोई छोटी सी भी दिक्कत आ गई, कई बार गाड़ी का एक पेच घूम जाता है और गाड़ी से आवाज आनी शुरू हो जाती है, तो आप मेरे चैनल पे आके गाली लिखोगे, सरदार तूने कहा था पुरानी गाड़ी लेने को। तो ऐसे केस के अंदर आप नई गाड़ी की तरफ जाओ, बिकॉज पुरानी गाड़ी के अंदर छोटे मोटे खर्चे निकलते ही हैं। एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपका बजट 1 लाख रुपए का है तो या तो 70,000 की गाड़ी लो और 30,000 जेब में रख लो, या अपने बजट को बढ़ाकर 1,20,000 1,30,000 कर लो और तब 1 लाख की गाड़ी लो, क्योंकि छोटा मोटा खर्चा किसी भी गाड़ी में निकल सकता है, चाहे वो टोयोटा ही क्यों ना हो। अगली कैटेगरी आ जाती है टेक ब्रोस की, जो कि होते हैं इंटरनेट कार एंथुसियास्ट। आप टीएच की जगह पे सीएच भी लगा सकते हो। एंड इन लोगों को गाड़ी के बारे में ज्यादा नहीं पता होता है, ये लोग सिर्फ फीचर्स को देखते हैं, राइट। कि नई गाड़ी के अंदर भाई साहब एडास होना चाहिए, हमारे को तो स्क्रीन चाहिए, हमको तो सनरूफ चाहिए, हमारे तो इंडिकेटर स्वाइप होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को मैं रेकमेंड करूंगा आप पुरानी गाड़ी भाई साहब देखो ही मत, क्योंकि आप पुरानी गाड़ी की कदर नहीं कर सकते और आप, मेरे को लगता है, अच्छी चीज को डिजर्व भी नहीं करते, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक पसंद आदमी हो। ऐसे लोगों को लगता है ईवी ज्यादा बेटर गाड़ी होती है क्योंकि उनमें ज्यादा फीचर होते हैं, तो इनका जो पैरामीटर होता है बेटर गाड़ी को जज करने का वो सिर्फ फीचर होता है। ऐसे लोगों को आप नहीं कन्विंस कर सकते कि हैंडलिंग या ड्राइव डायनामिक्स कोई चीज होती है, इनको स्क्रीन वगैरह ही लेनी होती है। और अगर आपका ऐसा कोई दोस्त है या आप खुद ऐसी मेंटालिटी के साथ है कि भाई साहब मेरी गाड़ी में स्क्रीन होनी चाहिए, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप हमेशा नई गाड़ी लें और फीचर ओरिएंटेड गाड़ी लें, यानी एमजी ले लें, Hyundai ले लें, ऐसी कोई गाड़ी आप खरीद लें। आपके लिए जो शानदार चलने वाली गाड़ियां हैं जैसे महिंद्रा, टाटा और मारुति, टोयोटा की गाड़ियां, ठीक है, होंडा की गाड़ियां या वोक्सवैगन और स्कॉडा की गाड़ियां, ये आपके लिए नहीं बनी, आपके लिए एमजी और Hyundai ही बना है। अब वीडियो को थोड़ा सा सीरियस कर लेते हैं। जिन लोगों की रनिंग ज्यादा है उनको मैं रेकमेंड करूंगा आप अपना पैसा नई गाड़ी में इन्वेस्ट करो, चाहे आपको थोड़ा सा अपना बजट खींचना पड़े और थोड़ा बहुत आपको लोन का चक्कर लेना पड़े। आई थिंक न्यू कार इज अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। एंड ज्यादा रनिंग से मेरा मतलब 3-4 हजार किलोमीटर नहीं है, जो लोग महीने के 10, 15, 20 हजार किलोमीटर गाड़ी चला रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और तो मैं सिर्फ प्राइवेट ओनर्स की बात कर रहा हूँ, जो कमर्शियल गाड़ियां चलाते हैं उनके लिए डेफिनेटली यूज्ड गाड़ियां टोयोटा की या होंडा की वो शायद ज्यादा बेटर डील हो सकती है, बट दैट इज टोटली डिफरेंट टॉपिक। कमिंग टू प्राइवेट कार ओनर्स, अगर आपकी रनिंग ज्यादा है तो आपको न्यू गाड़ी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके 2 कारण है। पहली चीज तो आपको नई गाड़ी के साथ मिल जाएगी वारंटी। तो वारंटी के केस में क्या होगा, जो छोटे मोटे इश्यूज आएंगे थोड़ा सा उसका कंपनी ध्यान रख लेती है, तो आप थोड़ा टेंशन फ्री गाड़ी को यूज कर सकते हो। दूसरी चीज आ जाती है, अगर आप पुरानी गाड़ी लेते हो और आप ले लेते हो 50-60 हजार किलोमीटर चली हुई गाड़ी, जो मैंने पिछले में बताया था, पिछले वीडियोस में,
ये एक स्वीट स्पॉट होता है ओडोमीटर स्कैम का, यानी लोग अक्सर 80-90 हजार किलोमीटर चली हुई गाड़ी को 50-60 पे लाके छोड़ देते हैं। तो होगा क्या, आप ऐसी गाड़ी लोगे जिसमें लाइक देयर आर 50-50 चांसेस ओडोमीटर स्कैम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आजकल स्कैम थोड़ा सा राइज पे है, तो देयर आर लाइक मोर चांसेस, लेकिन हम 50-50 लेते हैं, यानी 1/2 प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी। अगर आप ऐसी गाड़ी ले लेते हो जिसके साथ स्कैम हो रखा है, यानी मीटर ज्यादा था, आपने कम समझ के ले लिया, तो आप उसको 2-3 महीने चलाओगे, क्योंकि आपकी यूसेज ज्यादा है, तो आप उसको 2-3 महीने जब रगड़ोगे तो वो गाड़ी खर्चे में आपको रगड़ देगी 3-4 महीने के बाद। तो इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप उन गाड़ियों से दूर रहें और कोशिश करें नई गाड़ी पे पैसा लगाएं। एंड इनफैक्ट क्योंकि आपकी गाड़ी की रनिंग ज्यादा है ना, आपका पैसा एक तरह से कह लो जल्दी पूरा भी होगा और सही तरीके से रिकवर हो जाएगा। इसके अलावा मैं रेकमेंड करूंगा डील्स एंड डिस्काउंट्स देखते रहें। तो जो लोग पुरानी गाड़ी ले रहे हैं वो एक बार डील्स एंड डिस्काउंट्स के ऊपर ध्यान रखें। कई बार आपको मार्केट में बहुत ज्यादा शानदार डील मिल जाती है जहां पर आपका अच्छा खासा पैसा बच जाता है। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने होंडा सिटी ली है, आईवीटेक मैनुअल का टॉप मॉडल, जो कि ZX आता है आई थिंक, एंड उसको गाड़ी पड़ी है ऑन रोड 14,80,000 रुपए की अमृतसर के अंदर। डिस्काउंट हमारा बना तकरीबन 1.5 लाख रुपए के आसपास, एंड डिस्काउंट का रीजन है कि वो गाड़ी लास्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर की है, यानी अक्टूबर नवंबर या दिसंबर की गाड़ी है। आई गेस नवंबर दिसंबर की है, बट आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट, लेकिन वो है लास्ट क्वार्टर की। एंड ऐसे में 1-2 महीने पुरानी गाड़ी अगर आप मैन्युफैक्चर लेते हो, खासकर जो गाड़ी आपके सामने ही एजेंसी में आए, तो मेरे को नहीं लगता उसमें कोई प्रॉब्लम की बात है, खासकर जब आपका इतना पैसा बच रहा हो। एक दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं। मेरे एक दोस्त ने XUV 700 ली है, बेस मॉडल। यूजुअली XUV 700 हमेशा बुकिंग पर रहती है और इसकी वेटिंग रहती है, तो इसके ऊपर डिस्काउंट कोई नहीं मिलता। लेकिन XUV 700 का मैं आपको जो रेट बताऊंगा, थोड़े से आप परेशान हो जाओगे। बेस मॉडल विद अलॉय व्हील्स, सारे कॉस्टिंग कंपनी के डाल के, यानी RTO वगैरह सब कुछ इंश्योरेंस डालने के बाद वो गाड़ी पड़ती है 15,35,000 रुपए की। तो ये हमारा बाइंग प्राइस था मेरे दोस्त का, 15,35,000 फॉर द बेस मॉडल, जिसके अंदर आपको सारे फीचर मिल जाते हैं। यानी उसके अंदर आपका म्यूजिक सिस्टम भी है, उसके अंदर आपको अलॉय तो मिलेगा, चलो बाहर से, उसमें सेंटर लॉकिंग वगैरह भी है। तो तेरा मतलब कि उस गाड़ी में सारी फीचर्स हैं, और 15,35 मेरे को लगता है काफी ज्यादा अच्छा प्राइस है। तो जो लोग रिसेंट कार ढूंढ रहे हैं सेकंड हैंड मार्केट में, यानी 1-1.5 साल पुरानी गाड़ी जिसके अंदर आपको सारे फीचर्स मिल जाए एंड आपको अच्छा खासा मॉडल मिल जाए, मैं उन गाड़ियों के अंदर XUV 700 की बात करना चाहूंगा, बिकॉज ये एक ऐसी गाड़ी है जिसकी हाइप भी काफी ज्यादा है एंड इट इज अ न्यूअर मॉडल। मतलब ज्यादा पुराना मॉडल भी नहीं है, तो काफी लोग इस चीज को पसंद भी कर रहे हैं। एंड यहाँ पर एक इशू क्या आ रहा है कि इस गाड़ी का ना सेकंड हैंड मार्केट में रेट अच्छा खासा बना हुआ है। तो ऑन स्क्रीन यू हैव सम एग्जांपल्स, जहां आपको XUV 700 के बेस मॉडल यानी MX का यूज्ड प्राइस दिख रहा होगा। ये गाड़ियां बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, एंड सारी गाड़ियां लगभग 23 की हैं, ज्यादा से ज्यादा 22 की गाड़ी है। एंड अगर आप इसका प्राइस देखोगे तो गाड़ी का प्राइस काफी ज्यादा इन्फ्लेटेड है, बट मैंने एक ऐसा एग्जांपल ढूंढा जिसका प्राइस मुझे थोड़ा बहुत डिसेंट लगा। एंड अगर मैं उस प्राइस को हमारे बाइक प्राइस के साथ कंपेयर करूं, तो आई हैव डन अ स्मॉल कैलकुलेशन ऑन दिस पेपर। हमने नई गाड़ी खरीदी 15,35,000 की मेरे दोस्त ने, जिसके अंदर उसको अलॉय भी मिल गए। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास 2 लाख डाउन पेमेंट के लिए है, बाकी आप 13,35,000 का लोन करवा रहे हो। कहीं पर अगर मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आप कमेंट में मुझे जरूर बता सकते हैं। तो 2 लाख हमने डाउन पेमेंट कर दी, 13,35 का हमने लोन करवा लिया। लेट्स सपोज 8.5% का 5 साल के लिए, 3 से 7 साल का लोन करवाते हैं ज्यादा से, मैंने 5 साल का एवरेज ले लिया है। एंड हमारी इन 5 साल के अंदर 13,35,000 की 8.5% के ऊपर EMI बनती है 27,390 के आसपास। एंड हमको टोटल जो अमाउंट देना पड़ा वो देना पड़ा 16,43,000। तो हम इसका एक रफ अमाउंट ले लेते हैं EMI का, 27,000 की हमारी EMI बनी। अब एक एग्जांपल जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो यूज्ड MX का, जो कि 1 साल पुरानी गाड़ी है, एंड 13,25,000 भाई साहब ने रेट डाल रखा है। मैं अज्यूम करता हूँ मैं ये गाड़ी लोन पे लूंगा। XUV 700 इज अ न्यू कार, मुझे ये गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मेरा बजट नहीं बन पा रहा न्यू कार का। मैं पुरानी गाड़ी के ऊपर पैसा लगाना मेरे को लग रहा है ज्यादा ठीक है, शायद ये गाड़ी मुझे सस्ती पड़ जाएगी, लेकिन मैं इसकी भी सारे पेमेंट एक साथ नहीं कर सकता। मैं इसको भी लोन पे लेना चाहूंगा, क्योंकि मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की बुक पढ़ी है, रिच डैड पुअर डैड, कि हमें सारा पैसा इन्वेस्ट एक साथ नहीं करना चाहिए। तो मैं बहुत ज्यादा फाइनेंशियली एजुकेटेड समझता हूँ अपने आप को। अभी मैंने 13,25,000 की गाड़ी परचेज करने का मन बनाया है और मैंने 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट दी है, बाकी 11,25 का मैंने लोन करवाया है। लेट्स सपोज यहाँ पर 12% के हिसाब से अगर मैं 5 साल का लोन करवाता हूँ तो मेरी EMI निकल के आती है 25,000 रुपए, एंड टोटल अमाउंट मुझे देना पड़ता है तकरीबन 15,01,000 रुपया। एंड अगर मैं इस EMI को न्यू कार के EMI से कंपेयर करूंगा तो मेरे सिर्फ 2,000 रुपए बच रहे हैं। लेकिन अगर मैं न्यू कार लेता हूँ और 2,000 पर मंथ एक्स्ट्रा देता हूँ, तो मुझे मिलता है RC के ऊपर फर्स्ट ओनर का नाम, जिससे मेरी रीसेल बनी रहेगी। दूसरी चीज मुझे मिलती है वारंटी, और तीसरी चीज मुझे मिलता है गाड़ी का ट्रस्ट, बिकॉज 1 साल पुरानी गाड़ी किसी और ने चलाई है, आप उसका रिकॉर्ड जितना मर्जी देख लो, उस गाड़ी के साथ क्या हुआ ये आपको कभी जिंदगी में पता नहीं चलेगा। तो ऐसे केस के अंदर आई फील है कि नई गाड़ी लेना इज अ बेटर ऑप्शन।
ऑल्सो ये एक एग्जाम्पल था, आपको मल्टीपल एग्जाम्पल्स मिलेंगे। कुछ गाड़ियों की रीसेल ज्यादा होती है, कुछ गाड़ियों की रीसेल कम होती है, देन कुछ गाड़ियों पर डिस्काउंट कम ज्यादा रहता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स प्ले में आ जाते हैं जब आप गाड़ी खरीदते हो। जब मैंने नई हैरियर ली थी, मुझे वो गाड़ी काफी ज्यादा सस्ती पड़ी थी, एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम अगर मैं वही मॉडल सेकंड हैंड लेता तो वो मुझे शायद नई गाड़ी से महंगा पड़ता। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आपको इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। आप पिछले 5 वीडियोस को भी देखें, देन इस वीडियो को भी ध्यान से एनालाइज करें कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, पुरानी गाड़ी लेना है या नई गाड़ी लेना है। स्पेशली जो लोग नई गाड़ी के फैंस है वो तो नई गाड़ी ही लेना चाहेंगे, लेकिन देन डील्स एंड डिस्काउंट्स को ध्यान से समझे। मार्केट में बहुत सारी डील्स होती है, लेकिन अक्सर हमारा आलस हमें उन डील्स से दूर कर देता है। सभी गाड़ियों को देखो, सभी एजेंसीज में जाओ, सभी का कोटेशन रखो और हर किसी को बताओ भाई साहब मैं ये गाड़ी देख कर आया हूँ, ये मुझे इतने की पड़ रही है। आपको कोई ना कोई अच्छी डील मार्केट में जरूर मिल जाएगी। एंड लास्ट में एक ऐसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं जो सिर्फ नई गाड़ी लेना पसंद करते हैं। ये है सिस्टम बॉयज। आपको लगा होगा मैं अमीर लोगों की बात कर रहा हूँ, भाई वो तो ये वीडियो देख ही नहीं रहे, उनके लिए ये वीडियो है ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिनके पास लिमिटेड पैसा, वो कंफ्यूज थे सेकंड हैंड और यूज में। तो जो सिस्टम बॉयज है हमारे देश के, जिनको लगता है हम सिस्टम बदल देंगे, जिनको लगता है भाई साहब हमारे से ऊपर कोई चीज है ही नहीं, ये एक मंद बुद्धि ब्रेन डेड लोगों का ग्रुप है। एल्विश चल देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जिनको नहीं समझ में आता कि इनको कितना पैसा किस हिसाब से खर्चना चाहिए। ये लोग समझते हैं कि हमारी कम्युनिटी का एक अमीर आदमी ने अगर कोई डिसीजन लिया है या कोई स्टेप उठाया तो हम भी वो स्टेप उठाएंगे। होता क्या है, इन सिस्टम बॉयज की कम्युनिटी में एक आधे के पास 50-100 करोड़ रुपया होता है बिकॉज ऑफ स्कैम्स, धोखाधड़ी, बहुत सारी चीजों की वजह से। उसके पैसा भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज होती है। मेजोरिटी ऑफ पैसा आपको इलीगल मिलेगा। लीगल पैसा आजकल ज्यादा लोगों के पास बचा ही नहीं है, एंड वो आदमी अपने इलीगल पैसे से एक जी वैगन ले लेता है या एक रैंगलर ले लेता है, एक फॉर्च्यूनर ले लेता है। हमारे सिस्टम बॉय उस चीज को कॉपी करने के लिए अपने माँ बाप के, अपने बाप दादा की जमीन दिखवा देते हैं, एंड देन एक फॉर्च्यूनर ले लेते हैं और रील बना लेते हैं कि हमने सिस्टम हिला दिया। और बेवकूफ लोगों की तादाद हमारे देश में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ऐसे लोगों से दूर रहे, जो वो करना चाहते हैं उन्हें करने दें। आप अपना डिसीजन इन लोगों को देखकर ना लें। आपका डिसीजन आपकी फाइनेंशियल एबिलिटी के ऊपर तय होना चाहिए, यानी आप कितना पैसा अफोर्ड कर सकते हैं, कितना खर्चा करना आपके लिए सही है। तो इन चीजों को ध्यान में रखें, हमेशा अपना डिसीजन लें। इंस्टाग्राम की रील्स को देखकर अपना डिसीजन ना बनाएं कि भाई साहब ये गाड़ी सिस्टम हिलाने वाली गाड़ी है तो मुझे यही गाड़ी लेनी है। थिंक वाइजली, चूज वेल। मैंने पुराने वीडियोस के अंदर डेप्रिसिएशन की बात करी थी, लेकिन जब मैंने उस टॉपिक को स्टडी किया तो मेरे को लगा वो टॉपिक काफी ज्यादा बड़ा है, बिकॉज इंडियन लॉज के अंदर ना डिफरेंट एक्ट्स हैं डेप्रिसिएशन को लेकर। तो आई एम फाइंडिंग अ पर्सन जिसके साथ बैठकर मैं ये वीडियो को कर पाऊँ या जिनसे नॉलेज लेकर मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो जैसे ही मैं राइट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए अरेंज कर पाऊंगा, मैं डेप्रिसिएशन की वीडियो बना दूंगा। मुझे ये भी लगा कि शायद डेप्रिसिएशन का हमारे इस सीरीज के साथ बहुत ज्यादा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो उसको एक स्टैंडर्ड टॉपिक रहने देंगे हम लोग। एंड इस सीरीज के अंदर इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने इस सीरीज को अपना प्यार दिया। मुलाकात करेंगे किसी नई सीरीज या नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए लाइक, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय।